जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी ए जोन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। जो ABV MU है उसमें अलग परसेंटेज आएगा। कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का करीब 40 क्वेश्चंस, एम्स में आपको 10 से 20 क्वेश्चंस, और जो सिम्बाइसिस का MBA वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको 25 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार बोलना चाहूँगा कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन तो मिलता ही रहेगा। साथ ही साथ जो भी अपडेट्स आएंगे आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड या आपके एकेडमिक सेक्शन से रिलेटेड या फिर आपके एडमिशन से रिलेटेड, तो वो सब आपको टाइम टू टाइम डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे। और वो तभी मिलेंगे जब आप चैनल पे जुड़ जाएंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी तुरंत दबा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रबी क्रॉप। इसमें से कौन सी रबी क्रॉप नहीं है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो ओनियन को देखें तो ओनियन आपकी रबी क्रॉप है, पोटैटो भी है, व्हीट भी है, पी भी है, लेकिन कॉटन अगर हम देखें तो आपका सही आंसर कॉटन बन जाएगा, क्योंकि कॉटन रबी क्रॉप नहीं है। कॉटन क्या है? कॉटन जो दूसरी टाइप की आपकी फसल होती है वो है। रबी क्रॉप यहाँ पे आपकी ओनियन, पोटैटो, व्हीट और पी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है, नॉट पूछा गया है या फिर इज़ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। अगेन यहाँ पे आपको बताना है नाटो फॉर्म्ड इन। नाटो का फॉर्मेशन कब हुआ था, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखें तो नाटो के फॉर्मेशन की पूछ रहा है कि कब हुआ था। ईयर आपको बताना है। जो आपका अभी मैंने कॉटन बोला था ऊपर, वो कॉटन जो है आपका कौन सी फसल है? कॉटन आपकी खरीफ फसल है, ठीक है। बाकी सब ये जो है ये वाली खरीफ फसल है, खरीफ क्रॉप है, और बाकी ये जो 4 ऊपर की हैं ये आपकी रबी फसल है। ओके, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कॉटन आपका खरीफ क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो नाटो का फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो नाटो का फॉर्मेशन आप सभी को याद रखना है 1949, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे डैम पूछ रहा है आपका। उकई डैम आपको एक देखने को मिलता है, उकई डैम। तो ये जो है किस रिवर पर है, यहाँ पे आपको ये बताना है। उकई डैम किस रिवर पर है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है। तो रावी रिवर पर, व्यास रिवर पर, ताप्ती रिवर पर या फिर सतलज रिवर पर। गाइज अगर सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो और क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि यहाँ पे और भी बच्चे जुड़ सकें। और भी यहाँ पे जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ना है या किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ना है, तो उनको भी मदद हो सकेगी। और जितना ज़्यादा मदद हो सकेगी उतना ही ज़्यादा हमको भी और अच्छा लगेगा आप लोगों को ये सारी क्लासेस और ये सारे क्वेश्चन देने में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, उकई डैम आपका याद रखना है ताप्ती रिवर पर आपको, या तापी रिवर पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 का अगेन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। डायनेमो के बारे में आप सभी को पता है कि जो डायनेमो है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में। यहाँ पे आपको बताना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी में या फिर नन। तो डायनामो आप सब लोगों ने देखा होगा, जो जनरेटर नॉर्मल शादी वगैरह में होता है, आप जानते हो वहाँ पे हैंडल लगा होता है। उस हैंडल को हम घुमाते हैं तो फिर वो अपने आप चालू हो जाता है, डीजल की मदद से वो चलने लगता है और फिर वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी लगने लगती है। वो जो चक्का होता है वो घूमता है, पूरा प्रोसेस होता है डायनामो में अंदर। पूरा वर्क करने के बाद आप सभी को पता है कि मैकेनिकल एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लाइट एनर्जी भी ऑप्शन आपका हो सकता है, बट एग्जैक्ट यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। इंडिया गेट वॉज डिज़ाइन बाय। तो जो इंडिया गेट है वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, यहाँ पे आपको ये बताना है। सर एडविन लुटियंस, एडवर्ड बर्नार्ड, फरुखशियार या फिर शिवायुद्दीन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। इंडिया गेट किसने डिज़ाइन किया है? तो याद रखना है आपको एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है यहीं पे ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। पूछ रहा है कि इंडिया नेवी एक्ट जो है कब पास हुआ था। इंडिया नेवी एक्ट कब पास हुआ था, यहाँ पे आपको ये बताना है।
ऑप्शंस आपके सामने हैं 1927, 1928, 1982 या फिर 1992। तो इंडियन नेवी एक्ट पास्ड इन कब पास हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंडियन नेवी एक्ट है वो आपका 1927 में पास हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो फर्स्ट आपका वर्ल्ड वॉर हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो डेट है, ईयर है, वो हमको बताना है कब स्टार्ट हुआ था। तो आपको याद रखना है 1914 में, सभी को पता होगा। ठीक है, एक बार रिवाइज हो गया। तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 1914 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि जो शारदा एक्ट है वो कब आया था? 1930 में, 1928 में, 1929 में या फिर 1810 में। तो शारदा एक्ट, ये जो है चाइल्ड मैरिज एक्ट पर ये आया था। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड था? आपको पता चल गया, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड था। और कब आया था? तो 1929 से ये आया था। ठीक है, तो 1929 आपका शारदा एक्ट या चाइल्ड मैरिज एक्ट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्रह्म समाज आपको देखने को मिलता है, ब्रह्म समाज, ये किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, इसके फाउंडर कौन थे? तो दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग या फिर ज्योतिबा फूले। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें तो ब्रह्म समाज का जो फॉर्मेशन किया गया था वो ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन रॉय द्वारा किया गया था। और ये जो दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने आर्य समाज का किया था। ठीक है, तो आर्य समाज के लिए दयानंद सरस्वती जी का नाम सामने आता है और जो राजा राम मोहन रॉय हैं उनका ब्रह्म समाज के लिए। ओके, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लार्जेस्ट सिटी इन लैटिन अमेरिका। तो जो लैटिन अमेरिका हमारा है वहाँ पे लार्जेस्ट सिटी आपकी कौन सी है? तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, जो मैक्सिको सिटी है वही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। न्यूजीलैंड, टारसेल्स और आयरलैंड ये सब गलत ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए बनेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिको सिटी लैटिन अमेरिका की लार्जेस्ट सिटी है। रोजगार सेतु योजना, ये अभी एक करंट का क्वेश्चन है। तो रोजगार सेतु योजना ये लॉन्च की गई थी, तो किस स्टेट के द्वारा ये रोजगार सेतु लॉन्च की गई थी, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो अगर हम इसका देखें तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, एमपी या फिर हम बोले मध्य प्रदेश। एमपी बोले तो एमपी सर बोले तो मध्य प्रदेश। ओके, तो मध्य प्रदेश यहाँ पे आपको याद रखना है, यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12 एंड द क्वेश्चन नंबर 12 इज लोकसभा सीट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश या डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उसमें डिफरेंट लोकसभा की और राज्यसभा की सीट्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो लोकसभा है तो कितनी सीट्स हैं। बता दें कि सबसे ज़्यादा सीट्स उत्तर प्रदेश में ही है लोकसभा में। ठीक है, और राज्यसभा में भी। अब जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो उसी के हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स वहाँ पे रहती हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो 70 नहीं, 50 नहीं, 90 भी नहीं, तो आपका सही आंसर बनेगा 80। तो यहाँ पे लोकसभा में आपकी 80 सीट्स आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे करवाया है। कुछ भी जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा लिए हों, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो पूछे गए हैं पिछले कई वर्षों में, उन्हीं से हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। ठीक है, पेपर का पैटर्न जरूर बदलता है लेकिन क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके रिपीट होते हैं। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन की बात करें और करंट अफेयर्स पे अगर आपको सेशन चाहिए टॉप 50 या टॉप 100 का, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम करंट अफेयर्स पे भी आपको वीडियो बना देंगे। ऑलरेडी हमारी करंट अफेयर्स पे इतने सारी वीडियोस और साथ में PDF भी हमने प्रोवाइड कर रखी है। तो अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप जो है करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 48 रुपीज़ की PDF है और उसमें जो है आपका बहुत कुछ कवर है, जो कि आपको अगर मतलब इतने क्वेश्चंस कवर हैं कि आपका पूछा जाएगा तो आप उसी में से ही कुछ ना कुछ फंस जाएगा करंट अफेयर्स का। ठीक है, बाकी जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो हम आपको करवा ही रहे हैं। और जो पिछले सेशंस हैं हमारे, जो पुराने सेशंस हैं या फिर ओल्ड सेशंस अगर हम बात करें, जो हमने क्लासेस ली हैं उनको भी आपको कवर करना है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उस प्लेलिस्ट में जो भी आपकी क्लासेस अटैच्ड हैं
चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी की हो, चाहे वो LU की हो, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हो, चाहे वो BHU की हो, या फिर चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की हो, BBAU की हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी की हो। हम आपसे बार बार कह रहे हैं आपको वो क्लास करनी है अगर उसमें GK लिखा है या GA लिखा है। GK इज़ फॉर जनरल नॉलेज एंड GA इज़ फॉर जनरल अवेयरनेस, या स्टैटिक GK लिखा है तो भी आपको वो क्लासेस करनी है। और बाकी आप में से जिनके में इंग्लिश आ रहा है तो इंग्लिश की भी हमने क्लासेस का जो है प्लेलिस्ट वगैरह बना रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। सो आप इंग्लिश की भी क्लासेस वहाँ से कर सकते हो। जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें से भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बाकी हम आने वाले दिनों में इंग्लिश की भी क्लासेस आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, लैंड ऑफ राइजिंग सन पूछ रहा है। ये निक नेम है, ठीक है, निक नेम से बुलाया जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। ये निक नेम है, किस कंट्री का ये निक नेम है यहाँ पे आपको ये बताना है। तो इंडिया का नहीं, चाइना का नहीं, अमेरिका का नहीं, तो आंसर आप सभी को मिल गया है जापान। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, जापान इज़ द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि जो आर्टिकल 368 है, आप सभी को पता है टोटल आर्टिकल की बात करें तो 395 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। फंडामेंटल राइट्स 6 हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं। ये भी आपको याद रखना है। पिछले सेशंस में भी हमने आपको ये सब चीज़ें करवाई हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि आर्टिकल 368 जो है वो आपका किस चीज़ से रिलेटेड है। अब देखिए, सबसे पहले जो आर्टिकल आपका 368 है ये आपका जो किससे रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। पहले तो अमेंडमेंट से रिलेटेड है, और जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, साउथ अफ्रीका से हमारा ये अमेंडमेंट का प्रोसेस लिया गया है। तो आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है और अमेंडमेंट से रिलेटेड है। अमेंडमेंट का प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, 15 पे चलते हैं। 14 तो हमने कर लिया, 15 पे चलते हैं। और 15 आपका है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये अलग अलग है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो SV पटेल को नहीं, गोखले जी को नहीं, गांधी जी को नहीं, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट D है, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन D, दादा भाई नौरोजी को हम यहाँ पे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि सहारा डेजर्ट भैया कहाँ पर है। अरे ये बता दो कि सहारा डेजर्ट कहाँ पर है, राजस्थान में, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो भैया राजस्थान में भी नहीं है, साउथ अफ्रीका में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। ये जो हमारा सहारा डेजर्ट है ये हमारा नॉर्थ अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद जरूर रखिएगा, नॉर्थ अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर बनेगा अगर पूछेगा कि सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, उसकी लोकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको हम और भी क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, तो ये तो केमिकल नेम हो गया। अब इसको एक नॉर्मल अगर हम डेली यूज़ में देखें, कॉमन नेम यहाँ पे आपको बताना है। कॉमन नेम क्या होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो याद रखना है आपको, बेकिंग सोडा जो होता है वही आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसको हम कभी कभी जैसे दूध फट जाता है तो उसमें यूज़ कर लेते हैं, या फिर कुछ चोट वगैरह लग जाती है तो कभी कभी उसमें भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट आप ऐसे मत करिएगा विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम एनी डॉक्टर, ओके। सो किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसको मत करिएगा, लेकिन बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है, हम इसको खाने पीने में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रेचेटियम या ट्रैकेटियम यहाँ पे बोला है। तो ये जो है आपका ट्रैकेटियम एक क्या है, स्नेक है, लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, या फिर इंसेक्ट है, किस टाइप की प्रजाति है ये ट्रैकेटियम, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 18 में ये बताना है। एक नस्ल होती है ना, जैसे कि हाइब्रिड जैसे कि होते हैं, तो वो आपको बताना है। ट्रैकेटियम जो है ये आपका स्नेक, ठीक है, स्नेक भैया, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, ए ऑप्शन। यहाँ पे आपको बताना है CVC, अगर CVC का फुल फॉर्म देखें हम तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर, चीफ विजिलेंस और यहाँ पे कमिश्नर, ये आपको याद रखना है। CVC का फुल फॉर्म भी है ये चीफ विजिलेंस कमिश्नर, और इसके टर्म पीरियड की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है 4 ईयर्स इसका टर्म पीरियड होता है,
ठीक है। CVC चीफ विजिलेंस कमिश्नर का जो टर्म पीरियड होता है वो 4 साल का होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन याद रखना है आपको। लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है, साथ ही साथ रिवाइज भी जरूर करना है, ठीक है। जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और उतना ही एग्जैक्ट आप आंसर मार के आओगे जब आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। वो कन्फ्यूजन तब नहीं होगा जब आप रिवाइज करोगे। तो रिवाइज जरूर करिए। और जीके के साथ साथ जो और अदर सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके बात करें तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स, तो उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। जो भी 12th लेवल का आपका आएगा तो NCERT अगर आपके पास है तो उससे आप सब कुछ पढ़ लीजिए। NCERT कहाँ पढ़ेंगे आप, तो 12th का आपका बहुत ही ईजिली यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। और मैंने पोस्ट डाला ही था, तो जीके का हमने ऑलरेडी, आपने बच्चे ने देखा कि जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसमें 236 उसने स्कोर किया है। BA का बच्चा था वो, और पोस्ट मैंने डाला ही था कल, तो उसका 236 स्कोर बना है। और मतलब इसको भाई टॉप ही है, वो टॉपर ही है, ठीक है। 10th रैंक है और 2nd रैंक है। इसमें कैटेगरी वाइज अलग रैंक है उसकी और नॉर्मल अलग रैंक है। और बात करूँ तो अगर उसका कल BHU का भी रिजल्ट आ गया है तो उसमें तो उसने फर्स्ट रैंक मारी है अपनी कैटेगरी में, ठीक है। तो भैया उसमें 360 कुछ नंबर उसके है बने BHU में, ठीक है। और उसने, आपने देखा ही होगा कि उसने क्लासेस कहाँ से करी और कैसे किया गया, ठीक है। जनरल नॉलेज की उसने, मतलब पुराना बच्चा है वो, उसने देखी हैं क्लासेस। और वही मैं मतलब बोला ही है कि हाँ, अगर आप लगे रहोगे ना, हाथ पकड़ के चलोगे और सारी जैसा कि हम बता रहे हैं उसी तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपको भी निराशा नहीं होगी, ठीक है। इतने तो आप करके आओगे कि आप मतलब खुश हो जाओगे, ठीक है। सिलेक्शन आपको मिलेगा, तो भरोसा भी रखिए। और साथ ही साथ जो प्रीवियस क्लासेस हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनको भी रिवाइज जरूर करिए। वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि हम जो नई वीडियोस ला रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, उसमें और बेहतरीन क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो नई वीडियोस हम दे रहे हैं, नई क्लासेस हम दे रहे हैं, बट जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें भी हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो वो भी आप जितना हो सके उन सभी क्लासेस को रिवाइज जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे आप आंसर बताइए, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जो भी यहाँ पे कमेंट करके बताएगा सबसे पहले, उसका कमेंट हम यहाँ पे पिंड कर देंगे, ठीक है। अगर आंसर सही हुआ तो आपका कमेंट सबसे ऊपर दिखाने लगेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप रिवाइज करिए। चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। आप जो भी व्हाट्सएप वगैरह या फिर जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो कि आपके स्कूल ग्रुप है या फिर जो आपके फ्रेंड सर्कल है, उसमें शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों को भी फ़ायदा हो सके, वो भी प्रिपरेशन कर सकें और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, और तैयारी को जारी रखिए।